आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, ज्योतिष आचार्य। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भावों की इस कड़ी में, जिसको हम घर भी कहते हैं, खाना भी कहते हैं, हाउस भी कहते हैं, आज मैं 9th हाउस के ऊपर चर्चा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है ये भी। पर उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और अगर उनको ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और वो सीखना चाहते हैं, तो मेरे जो पुराने वीडियोस हैं बेसिक्स के ऊपर मैंने डाले हुए हैं, आप वहां से देखना शुरू करेंगे तो ज्योतिष आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और जो दर्शक को पहले से ज्ञान है, वो मेरे साथ मिलकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चर्चा है 9वें घर को लेके। देखिए, अभी तक मैंने 8 घरों तक आपको बता दिया। एक बार जो लोग दर्शक नए हैं उनसे मैं एक बार वापस से इसको रिकैप करते हैं, समझते हैं कि क्या हमारी यात्रा कहां से शुरू होती है। देखिए, मैं बता चुका हूं। इसको, ये ग्राफ हमारी, इसको कुंडली कहते हैं, जन्म पत्री कहते हैं। इसमें कुंडली बनती है। इस कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, आप सबको मालूम है। अब तो इन 12 घरों से हम व्यक्ति के जीवन के बारे में जितनी भी घटनाएं हैं, उसके जन्म से लेकर और उसके मृत्यु तक के बीच का जितना भी समय है, जो भी वो हासिल करेगा उसके जीवन में, जो भी उसको प्राप्ति होगी, सुख के रूप में हो, दुख के रूप में, वो सारी प्राप्तियां इन 12 घरों के अंदर सिमटी हुई हैं। और ये जो कुंडली है, ये स्नैपशॉट की तरह होता है। मैं बता चुका हूं, जिस समय आपका अमुक समय पर जन्म हुआ था, तो उस समय की फोटोग्राफ जो है, क्षितिज की फोटोग्राफ ली और उस फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग देखे कि उस समय, जिस समय आपका जन्म हुआ था, कौन सी राशि आपके लगन बनकर आई और कौन कौन से प्लैनेट किस किस राशि में मूव कर रहे थे। तो वो स्नैपशॉट होता है ये, और इससे हम पूरे जन्म का जो है आने वाले समय को आकलन करते हैं, इंडिकेशन मिलता है। ठीक है। अब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म के समय की जितनी भी बातें हैं हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10, 11, 12। तो जो फर्स्ट हाउस है, पहला घर जो है, पहला भाव जो है, उससे हम जीवन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सब बातों को समझते हैं। जीवन में उसका जीवन किस प्रकार का रहने वाला है, कठिनाइयों से भरा हुआ है या उसका जीवन सरलता लिए हुए है, उसका रंग रूप, उसका लंबाई चौड़ाई, उसके शरीर का किस प्रकार का रहने वाला है, वो सारी बातें हम पहले घर से देखते हैं। उसको जीवन में कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, कितना वो आगे जाएगा, तो ये सारी बातें पहले घर से देखते हैं। और यहां से वो बच्चा अपना एक इवोल्यूशन पीरियड उसका शुरू होता है, विकास का एक क्रम शुरू होता है। और एक बच्चे को सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, उसको दूध की आवश्यकता होती है। उसका भोजन, उसका दूध है जो माँ से मिलता है उसको, उसका परिवार है, उसके माता पिता, उसके कुटुंबजन, दादा दादी, नाना नानी, और ये सब जिनके साथ मिलके वो अपना वो बड़ा होगा, यानी शैशव अवस्था से कुमार अवस्था में जाएगा। तो ये पहला, उसको भोजन की आवश्यकता होती है जीवन से लड़ने के लिए, शरीर वृद्धि के लिए। दूसरे घर से हम उसके भोजन को देखते हैं, उसके परिवार को देखते हैं, उसकी बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन, शिक्षा जहां से शुरू होती है, तो वो दूसरा भाव कहलाता है। उसके बाद उसको जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना है और वहां पर उसको पराक्रम, उसको शौर्य दिखाना होगा। जीवन में जितने भी अवरोध आते हैं, हम निरंतर उनसे लड़ते रहते हैं। तो ये लड़ने की जो शक्ति है, ये हम तीसरे घर से देखते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्रम का चौथा भाग आता है सुख। देखिए, बच्चे का सुख सबसे पहले उसकी माँ का आंचल, माँ का साथ होता है, उसका घर होता है, उसके अपने लोग होते हैं, उसके मित्र होते हैं, जहां पर वो उनके साथ अपना जीवन जो है, एक बच्चा अपना जीवन उनके साथ बिताता है और उसको सुख प्राप्त होता है। उसके बाद अगला क्रम आता है, उसके अंदर कितनी चेतना है, कितनी बुद्धि है, कितना ज्ञान है, जो उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और वो 5वें घर से हम उसको देखते हैं। उसके बाद क्रम आगे चलता है, तो फिर जीवन का जो है एक और क्रम आता है, जिसमें उसको अनेक शत्रुओं से, आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से निरंतर लड़ना होता है। तो ये जो छठा जो हाउस होता है, ये शत्रुओं का घर होता है, ये कंपटीशन का घर है, जहां वो निरंतर जो है प्रतिस्पर्धा में रहेगा। चाहे वो एक उसका पढ़ाई का समय हो, जहां क्लास में दूसरे बच्चों के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, तो हर कंपटीशन में उसको आगे निकलना है। तो छठा भाव उसके कंपटीशन का है। उसके बाद उसका जीवन जब बड़ा होगा, तो उसको एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, जिसके साथ वो अपना जीवन जो है अपना आगे ले जाए।
उसको एक जीवन साथी की आवश्यकता होती है। अगर पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी, और एक स्त्री की कुंडली है तो उसका पति, जो जीवन साथी आपस में मिलकर जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इस संसार को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको साझेदारी का भाव भी कहते हैं। तो 7th हाउस वो हाउस कहलाता है। उसके बाद ये सब चीजें हैं जीवन के अंदर। देखिए, जीवन में हम 4 पुरुषार्थ करते हैं सभी लोग: धर्म, अर्थ, काम, और अंतिम जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। इन सबको करने के बाद जो अंतिम पुरुषार्थ होता है उसको कहते हैं मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष की तरफ जब भी बढ़ते हैं, जब हम तीनों पुरुषार्थ पर विजय पा लेते हैं। तो अष्टम जो भाव है वो हमारे आयु का स्थान होता है। अगर हमारे पास आयु ही नहीं है किसी बच्चे के पास, तो फिर उसका जीवन का यहां तक आना ही संभव नहीं है। तो सबसे पहले उसका आयु होना चाहिए। तो इसको आयु का स्थान भी कहते हैं, अष्टम भाव को। और ये स्थान जो है हर प्रकार की परेशानियों का भी स्थान है। जीवन में जितनी परेशानियां आती हैं, जितने प्रकार के दुख आते हैं, उनका भी स्थान है। तो ये मृत्यु का भी स्थान कहलाता है। मृत्यु का प्रकार क्या है? अब यहां से चलते हैं हम आगे की तरफ, 9th हाउस की तरफ, जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। देखिए, 9th हाउस जो है, मैं आपको बता चुका हूं 3 ट्रायंगल होते हैं। देखिए, 3 त्रिकोण होते हैं, 1 2 3। ये हमारा आज है, ये हमारा पास्ट, पूर्व जन्म के जो कर्म थे, जो बैंक बैलेंस की तरह जमा है अभी भी, और अनेक जन्मों में हम उनको भोगेंगे सुख और दुख के रूप में। हम सभी के साथ आते हैं सुख और दुख। तो ये संचित कर्मों का स्थान होता है, पास्ट डीड्स जो हमने किए। ठीक है, और ये हमारा फ्यूचर डीड्स है ना, जिसको हम भाग्य कहते हैं। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो एक व्यक्ति के जीवन में भाग्य का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। कौन होता है, क्या होता है भाग्य? भाग्य का मतलब होता है कि जीवन में वो बहुत सहज रहे, आनंद मिले उसको। परिश्रम तो सबको करना है, परिश्रम से उसको लाभ मिले। ठीक है, और उसको हर प्रकार, अगर वो शिशु अवस्था है तो उसको हर प्रकार का भोजन, उसके माता पिता का साथ, उसको अच्छी शिक्षा, उसको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिले फलने फूलने के लिए। और जब वो युवा हो गया तो उसका भाग्य क्या है? उसके माता पिता, उसके भाई बहन, परिवारजन अच्छे हों। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब वो विवाह करे तो एक योग्य पत्नी मिले, उसकी योग्य संतान हो, आनंद के सारे साधन हो। यही तो भाग्य है, इसी को तो भाग्य कहते हैं। और जीवन में हर प्रकार का आनंद हो, किसी प्रकार का कलेश, किसी प्रकार का झंझट ना हो, जीवन एक आनंद में और एक समरसता से चलता रहे। तो इसको भाग्य कहते हैं। इन सबसे भाग्य का निर्माण होता है। तो जब हम किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले हम ब्राह्मण के पास जाके उसकी कुंडली का अध्ययन करवाते हैं, कि पूछते हैं कि उसका किस प्रकार का जीवन रहने वाला है, किस प्रकार का भाग्य लेकर वो इस जीवन में आया है, यानी प्रारब्ध लेकर इस जीवन में आया है। तो ये भाव सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव इसलिए भी है क्योंकि 3 त्रिकोण में ये सबसे बलवान त्रिकोण कहा जाता है इसको। नवा भाव धर्म का भाव भी कहलाता है। आप कितने जीवन में धार्मिक होंगे और किस प्रकार के धार्मिक होंगे। एक धार्मिक होता है व्यक्ति जिसके अंदर धर्मांधता होती है। एक व्यक्ति होता है जो धार्मिक होता है जिसमें धर्मांधता नहीं होती, उसमें विस्तार होता है, उसमें ज्ञान होता है। क्योंकि धर्म का मतलब ही क्या होता है? जब धर्म का मतलब ज्ञान होता है, हमारे अंदर ज्ञान है तो हम चीजों को समरूप देखेंगे, हम किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं देख सकते। धर्म का अर्थ यही कहलाता है। धर्म का होता है धारण करना, और धर्म का मतलब यही है कि हमारे लिए जो चीज सही है वो सर्वत्र सही है, और जो गलत है वो सर्वत्र गलत है। कोई एक चीज को हम सही मान ले वो धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। हमको धर्म, अगर हम धार्मिक हैं तो हमको सब चीज को समरूपता से देखना पड़ेगा। जैसी हमारे महापुरुषों ने व्याख्या की है, इसमें गुरु नानक देव है जिन्होंने कहा ईश्वर एक है, कबीर ने कहा ईश्वर एक है, अनेक हो नहीं सकता वो, हम भले ही अलग अलग उसमें बटे हुए हों। तो जितने भी महापुरुष हुए, रामकृष्ण जी हुए हैं, विवेकानंद जी हुए, उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, आप चाहे किसी रूप में उसको मानिए। तो ये धर्म है। और धर्मांधता क्या है? कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरा पिता सबसे बड़ा और आपका पिता मेरे पिता के बराबर नहीं है, तो वो धर्मांधता हुई। ठीक है, तो ये धर्म का मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये धर्म है, ये त्रिकोण का भी स्थान है। और किस धर्म के अंदर जितने भी आप कार्य करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आपका देवता, आपका ईष्ट, वो सारी चीजें धर्म के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, आपका पूजा का स्थान, आपके आचार, आपके विचार, आपके अंदर दया, करुणा, प्रेम, सबको समरसता से देखना, ये सब धर्म है। ठीक है, साथ साथ ये हमारे पिता का भी स्थान है। जब हम अपने पिता के बारे में जानेंगे कि हमारे पिता किस प्रकार के हैं, उनके जीवन से संबंधित अगर हमें बातें जाननी हो तो 9th हाउस को देखा जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर 10th हाउस से पिता को देखते हैं, लेकिन हमारे वैदिक उसमें
हम 9वें घर से पिता को देखते हैं। इसमें भी हमारे ज्योतिष आचार्यों में अलग अलग बुक में कुछ लोग 10th को मानते हैं 10वें घर से, कुछ अधिकतर जो 9th से मानते हैं। तो मेरा मानना है हम दोनों घर को समझते हैं, लेकिन 9th जो घर है इसको पिता के रूप में लिया गया है, और ये गुरु स्थान भी है हमारे गुरु का। तो पिता को सबसे पहला गुरु कहा जाता है, माता पिता को, इसलिए इसको पिता का स्थान माना है, और ये हमारे गुरु का स्थान है। ठीक है, हम जीवन में कितनी प्रसिद्धि पाएंगे, हमारे अंदर किस प्रकार की क्वालिटी होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, नेतृत्व क्षमता कैसी होगी, हमारे पास किस प्रकार के सुख होंगे, किस प्रकार का आनंद होगा, ये हम 9th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ 9th हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये हाउस ऑफ हायर एजुकेशन का है। आपकी एजुकेशन किस लेवल तक जाने वाली है उसको बताने वाला ये 9th हाउस है। अगर आपके अंदर अच्छी एजुकेशन, ये भाव अच्छा है, तो आप बहुत हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, बहुत पढ़ेंगे जीवन में, जहां तक आप पढ़ना चाहेंगे। इसलिए जितनी भी हायर एजुकेशन होते हैं, वो चाहे इंजीनियर हो गए, वो चाहे डॉक्टर हो गए, वो चाहे सीए हैं, लॉयर हैं, तो ये सारे, या दर्शन शास्त्र, अध्यात्म की जो भी आगे तक बढ़ने की जो शिक्षा है, वो सब शिक्षाएं जो हैं ये हायर एजुकेशन में आती है। एक और बात, ये जो स्थान है ये लंबी दूरी की यात्राओं का स्थान है। जब जीवन में आपके पास संपन्नता होती है, अच्छा भाग्य होता है, सुख संपन्न होते हैं, अब आनंद होता है, तो आपके पास धन संपदा स्वयं आती है। और जब धन होता है तो आप दूर दूर तक यात्राएं करते हैं, आपकी प्रसिद्धि होती है, आपको आनंद मिलता है। तो बहुत दूर की जो यात्राएं, सुदूर देश की, यानी अपने स्थान से दूसरे किसी देश में, अपने देश से दूसरे देश में जाने वाली जो यात्राएं होती हैं, उन यात्राओं को, लॉन्ग जर्नीज को ये रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस। ठीक है, अंत में जो है ये स्पिरिचुअलिज्म का भी भाव है। जैसे मैं बता चुका हूं, अध्यात्म के अंदर आप कितना जाएंगे, आपका अध्यात्म तक क्या रुझान होगा। देखिए, अभी आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, एक बहुत फेमस जो है संत देखने को मिलते हैं। संत सभी को नहीं कहा जाता, संत के अंदर समानता होती है, समरसता होती है, सबको समान दृष्टि से देखे, सभी धर्मों का, पंथों का आदर करे, वो संत कहलाते हैं। तो प्रेमानंद जी एक ऐसे ही संत हैं, जितना मैं उनको समझ पाया हूं। उनके पास बहुत सारे उनके परिकर हैं, शिष्य हैं, जो कि अभी कुछ वर्षों में बहुत अच्छे अच्छे फील्ड से छोड़कर उनके शिष्य बने। मेरा यहां बताने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि व्यक्ति के अंदर अध्यात्म का जो रुझान होता है ना, उसके अंदर अध्यात्म में जाने के लिए भी अमुक ग्रह अगर ऐसे होते हैं, तो आपके जीवन में एक क्षण में आप जो है जीवन आपका बदल जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सॉफ्टवेयर फील्ड से गए हैं, कोई सीए है, कोई आर्मी से है, कोई बैंकर है, यानी ऐसे ऐसे फील्ड को छोड़ के अचानक से वो लोग अध्यात्म में आ गए और उनके शिष्य बन गए, उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली, भगवान के जो है संन्यास ग्रहण कर लिया। तो जब जीवन में ऐसा समय आता है ना, जब आपके अंदर एकदम, मैंने कहा था 360 डिग्री का जब जीवन परिवर्तन होता है, तो 8th हाउस का जो है वो एक मोक्ष का स्थान है, जो धर्म से संबंधित है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ ही साथ 9th हाउस का रोल होता है, जब जीवन में आपके अध्यात्म आता है, एकदम से आप पलट जाते हो, सांसारिक जीवन को छोड़ के और जो है अध्यात्म में चले जाते हो, ईश्वर की खोज में चले जाते हो। तो ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस कहलाता है। तो ऐसे ही उनके बहुत सारे परिकर हैं, जो एकदम से सब कुछ बहुत अच्छा था, सुख था, सांसारिक भोग विलासिता थी, लेकिन अचानक से मन के अंदर आया, अध्यात्म जागा और वो सब कुछ छोड़ के उनके शिष्य बन गए। तो ये 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, जहां तक हमारे जो है अध्यात्म का सवाल है। साथ ही साथ ये हमारे अंदर एक अंतर्ज्ञान की जो प्रधानता है ना, वो हमारे अंदर आती है। कुछ लोगों को इंट्यूशन बहुत जल्दी होता है कि भविष्य ये होने वाला है, और हो भी जाता है, या उनको एक सिक्स्थ सेंस होता है। तो कहीं ना कहीं सिक्स्थ सेंस का भी घर कहलाता है। अंतर्ज्ञान, अपने आप ही भविष्य में होने वाले जो घटनाएं हैं उनको हम समझ पाते हैं इस 9th हाउस के कारण। जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए, आनंदमयी मां, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ये हाउस इतना स्ट्रांग रहा और इसमें बहुत प्योर रहा, पवित्र रहा, जिन्होंने उनको संन्यास दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है ये वाला। अंत में शरीर की बात करता हूं। शरीर में 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? शरीर के अंदर 9th हाउस हमारे नितंबों को रिप्रेजेंट करता है। जो हिप्स वाला पोर्शन है, ये हमारा 9th हाउस है। तो आज इतनी बात मैं आपको करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। इतनी सारी बातों को हम जान पाते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, फिर हायर लेवल के ऊपर बात जाएगी,
लेकिन एक कॉमन हम क्या देखते हैं वो सारी बातें तो मैंने आपको मैक्सिमम बता दी। तो इन सब बातों को आप देखिए, तो पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। कोई भी बुक्स आपके पास एस्ट्रोलॉजी की है तो उसको पढ़िए, आपको इंटरेस्ट आएगा जब भी आपको टाइम मिले। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करिए, अच्छा लगा तो भी करिए और खराब लगा तो भी मुझे कमेंट्स करिए। कोई आपका सजेशन है मेरे लिए, मेरे पढ़ाने के तरीकों को लेकर या किसी और बात को लेकर, आपका स्वागत करता हूं। आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे व्यक्ति भी मेरे इस मुहिम के अंदर जुड़ सकें। मैं चाहता हूं इसको मैं घर घर तक पहुंचाऊं सरल शब्दों में, हर व्यक्ति जान पाए। जालसाजी बहुत सारी है, इसको लेके बहुत मिथ्याएं हैं, वो सब दूर करने का प्रयास करूंगा। 20-22 वर्षों में जो मैंने पढ़ा है, मैं आज भी स्टूडेंट हूं, वो सब मैं आपको सरलता से देने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में जिसमें मैं 10वें घर या 10th हाउस को आपके सामने रखूंगा, चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।